कई पॉलिटिकल मसलों पर बातचीत होती है, कई राजनीतिक विवादों पर बात होती है, लेकिन आज मानवता को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी चीज़ की है तो वो है प्रकृति को बचाने की। और प्रकृति में सबसे अहम योगदान, सबसे महत्वपूर्ण किरदार होते हैं वृक्ष। इसीलिए हम कह रहे हैं वृक्ष धरा का भूषण है, क्योंकि ये प्रदूषण दूर करते हैं। पेड़ों का हमारी ज़िंदगी में बेहद महत्व है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज वर्तमान हालात क्या हैं, क्या किया जा सकता है, जैसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। हमारी भूमिका क्या हो सकती है, क्या कुछ होना चाहिए और वर्तमान की स्थिति क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल पेड़ों के बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते। पेड़ न सिर्फ प्रदूषण रोकता है बल्कि बाढ़ की विभीषिका से भी निजात दिलाता है। तभी तो कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। पीपल, बरगद, नीम के औषधीय गुण से सभी वाकिफ हैं। वहीं पीपल तो ऑक्सीजन का अक्षय स्रोत माना जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। देश के कई जाने माने पर्यावरणविद, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। किसी ने क्या खूब कहा है, पेड़ पौधे अगर नहीं होते कितने लोगों के घर नहीं होते। जाहिर है पेड़ों का, पौधों का हमारी जिंदगी से गहरा रिश्ता है, नाता है। एक लोकोक्ति भी है, जियते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी के। बात भी सही है। जन्म के साथ ही जो रिश्ता पेड़ों के साथ हमारा जुड़ता है वो आखिरी समय यानी षोडश संस्कारों में से एक अंतिम संस्कार तक चलता है। बचपन लकड़ी के खिलौनों से खेलता है, लकड़ी की गाड़ी से चलना सीखता है। विवाह के वक्त आम के पीढ़े पर वर वधू को बिठाया जाता है, मांगलिक कार्य पूरा होता है और आखिरी वक्त में इन्हीं लकड़ियों के साथ जिंदगी खत्म हो जाती है। ये तो पेड़ों से मिली लकड़ियों की बात है। ये पेड़ हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। निश्चित है पेड़ है तो सब कुछ है। बेहद जरूरी और फायदेमंद होते हैं पेड़। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ियां मिलती हैं, वातावरण साफ और स्वच्छ रहता है, कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। यही नहीं, पेड़ हमें बाढ़ से बचा लेते हैं, मिट्टी को कसके थामे रहते हैं। दरअसल जिस तरह पेड़ों की कटाई हो रही है, शहर शहर सीमेंट के जंगल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। और सावन भादो जुलाई अगस्त का महीना वृक्षारोपण के लिए सबसे मुफीद होता है, क्योंकि जब बरस रही हो मेघ तो पौधारोपण अभियान को सफलता मिलती है। एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होते हैं। आइए बढ़ाएं वन, क्योंकि वृक्ष धरा के आभूषण हैं। यही तो असली सोना चांदी है। पेड़ प्रदूषण दूर भगाते हैं। वन रहेंगे तो हम रहेंगे। तो आइए बिछा दें धरा पर वृक्षों की हरी दरी। जरा शहरों की ओर देखिए, कैसे पौधे सहमे सहमे ठिठके ठिठके खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे क्या कह रहे हैं? किसी ने लिखा है, यातना शिविरों में ही हम रह रहे हैं, जुल्म अत्याचार हर पल सह रहे हैं, पाखुरी पल्लव लताएं क्या बताएं, शहर के पर्यावरण में रह रहे हैं। पेड़ों की कटान से, प्रदूषण से शहर में जहर का पर्यावरण बन गया है। इतना तो तय है, अब सभी लोग पेड़ के महत्व को समझ रहे हैं। तो जरूरी है डिफॉरेस्टेशन की जगह एफॉरेस्टेशन की, जिससे वन क्षेत्र में इजाफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा गंभीर विषय है, इसीलिए एक बहुत ही गंभीर पैनल मेरे साथ मौजूद है। आशीष भारद्वाज जी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, वो मेरे साथ इसमें सहयोग करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे वर्तमान परिदृश्य को। प्रोफेसर पीयूष मिश्रा जो कि पर्यावरणविद हैं, वो हमारी मदद करेंगे इसमें। और आप सबके प्रिय प्रोफेसर पवन सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पवन सिन्हा धर्म और इंडियन स्क्रिप्चर्स या जो हमारे वेद वेदांत हैं उनके भी गहरे जानकार हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक हमारी परंपरा को भी जानते हैं और दूसरा वर्तमान विज्ञान किस आधार पर आकलन करता है इन परिस्थितियों का, जिनको लेकर हम हमेशा चिंता तो जताते रहते हैं लेकिन क्या करें ये समझ में नहीं आता है। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल पर जुड़ने के लिए। प्रोफेसर सिन्हा, शुरुआत आपसे करता हूं। आज का दिन बहुत ही दिलचस्प है। अभी थोड़ी देर पहले कृषि एक्सप्रेस हमारा कार्यक्रम था, उसमें मैं बात कर रहा था, तो जो किसान थे बेल जी, वो इस
पंच महाभूतों की बात कर रहे थे और बहुत ही दिलचस्प था। उनके पंच महाभूतों को लेकर या तरंगवत ऊर्जा को लेकर किए गए प्रयोगों से बहुत सारे किसानों को लाभ हो रहा है, उनकी लोकप्रियता भी है। वर्तमान विज्ञान और उनमें थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है कुछ जगहों पर, लेकिन वृक्षों को लेकर मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं। हमारी परंपरा में वृक्षों का महत्व पूजन से हम देखते हैं। हम पीपल के आसपास तो धागे लपेटते हैं। हम जिस भी मंदिर में जाए, मंदिर हो ही नहीं सकता जब तक वहाँ पर पेड़ ना हो, ये भी हमारी कुछ मान्यताएं रही है। लेकिन पेड़ों का क्या सचमुच में वो आदर, वो सम्मान आज लोगों के मन में है जिसके लिए इन सारी विधियों की स्थापना हुई थी? देखिए डॉक्टर परवीन साहब, आपको और यहाँ उपस्थित सभी पैनलिस्ट को मेरा हृदय से प्रणाम। और जो विषय आपने लिया और जो पैकेज अभी मैंने देखा, ये कहीं दिल को छू रहा है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस जगह हम हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की इतनी बात करते हैं, वहां उसके जो मूल के कुछ एक सिद्धांत हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे पेड़, ये बड़ा स्पष्ट कहा गया है सनातन संस्कृति में कि नीम का एक पेड़, 10 पेड़ इमली, 3 पेड़ कैथ के, और 3 पेड़ बेल के, 3 पेड़ आंवला के और 5 पेड़ आम के जो लगाता है उसको पुण्यात्मा कहा जाता है। और वो अपने मोक्ष के रास्ते खोल देता है। अपने ही नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के भी मोक्ष के रास्ते वो खोल देता है। इतनी महत्ता पेड़ों की है। पेड़ जो है ना केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि शोर को कम करते हैं। पेड़ों से मिट्टी बंधी रहती है, वो उसे पकड़े रहते हैं। इसलिए पेड़ का ये भी बहुत बड़ा महत्व है। काश कि हमने नदियों के किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए। लगभग, अगर मेरा ज्ञान ठीक है तो 500 करोड़ पेड़ आज भी शॉर्ट हैं। तो अगर हम नदी के किनारे किनारे पेड़ लगाते तो बाढ़ इतनी विध्वंसक स्थिति में नहीं होती, क्योंकि पेड़ मिट्टी भी पकड़ते हैं और पानी भी झेल सकते हैं। तो ये सारी चीजें सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसको पूजा माना गया है। इसीलिए वृक्षों की पूजा का प्रावधान रखा गया कि लोग ये समझें कि वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो शिव जी का जो पूरा सावन महीना है, इसको हम वृक्षारोपण के ही रूप में मनाते हैं और कहते हैं शिव सेवा, धरा सेवा। धरा सेवा तभी हो सकती है जब पेड़ लगे। तो आपके माध्यम से ये जो विषय लिया गया है, इसके मैं बोलते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोग कृपा करके खूब वृक्ष लगाएं, और ऐसे वृक्ष लगाएं जो काम के हों, जो केवल क्या कहते हैं सुंदरता ही नहीं बढ़ाए बल्कि वो काम के भी। हम गुण का भी ध्यान रखें, उन वृक्षों के गुण धर्मों के आधार पर भी उनका चयन किया जाए। आपके ओपनिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक एक करके इस चर्चा को ओपन करते हैं। आशीष जी और प्रोफेसर पीयूष भी मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, हम सब जानते हैं, चाहे सरकारें हों चाहे आम लोग हों, कौन नहीं है जो वृक्षों के महत्व को नहीं जानता है। ये कमी और हम देख रहे हैं कि भवनों का बनना, कॉलोनीज का बनना, कॉलोनाइजेशन, ये भी एक अपना इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें बैलेंस कुछ हम रख पा रहे हैं या कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो जा रही हैं? अगर हो जा रही हैं तो कैसे इसका समावेश हो? क्योंकि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। मैं क्या, आप क्या, कभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर में तो एसी की ठंडक रहती है, लेकिन बाहर जो गर्मी है ऐसा लगता है वो उसी एसी से निकलने वाली गर्माहट जो है वो पूरे पर्यावरण में जा रही है, और चारों तरफ बिल्डिंग्स जो है वो हवा को रोके हुए हैं। एक ऐसे माहौल में रहते हुए हम पर्यावरण की और वृक्षों की बात कर रहे हैं, क्या करें? प्रवीण सर, मुझे लगता है कि एक चक्र है। जो हमको चाहिए वो वृक्ष हमको दे रहे हैं, और जो वृक्षों को चाहिए वो हम उन्हें दे सकते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिड क्लाइमेट हम लोग के लिए अच्छा नहीं मानते हम लोग, कि हमको बहुत दिक्कत महसूस होती है, लेकिन पेड़ों के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत अच्छा है। पेड़ को पानी नहीं चाहिए, पेड़ को ह्यूमिडिटी चाहिए, पेड़ को हवा से नमी चाहिए। और हम अक्सर जब मैंने पेड़ लगाने की शुरुआत की तो अक्सर मुझे लगता कि मैं ज्यादा पानी दूंगा तो ज्यादा पेड़ जल्दी बड़ा होगा। बाद में पता मैंने जब समझा तो और मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि पेड़ सूखने से जितना नहीं मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा पेड़ जो है वो सड़ने से मर जाते हैं, ज्यादा पानी देने की वजह से मर जाते हैं।
मैं इस समय बहुत दुखी अवस्था में हूँ। मेरी अपनी जो नर्सरी थी वो बाढ़ में डूब चुकी है। लगभग मुझे 8 से 10 हजार पेड़ों का लॉस हुआ है। मैं पिछले 10 दिनों से मैं किसी से बात करने की क्षमता में नहीं था। आज चूंकि सर का फोन आया तो मैं ना नहीं कह सका। तो वो पेड़ सड़ने की वजह से खत्म हुए हैं। नदी के साइड में हमने पेड़ लगाए थे और वहीं पे हमारी एक नर्सरी भी सेटअप थी। कहीं ना कहीं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती थी जिसको हमने वहां पे किया। तो मुझे लगता है कि सर बड़ी तादाद में, जैसे आपने सुना होगा कि कुएं में सब लोग अगर दूध डालेंगे तो एक दिन बारिश होने लगेगी, लेकिन हर व्यक्ति पानी लेके गया कि अगर मैं इतने लोग दूध डाल रहे हैं, मैं एक अकेला पानी डाल भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादातर लोगों ने यही किया, तो अल्टीमेटली कुएं में सभी ने पानी ही डाला। तो अगर मैं आपको आंकड़ों की तरफ ले जाता हूं। जी। जब भी कोई ये कहता है कि मैंने करोड़ों पेड़ लगाए, व्यक्ति, संस्था, जो भी ये कह रहा है कि मैंने करोड़ों लगाए, तो सर मैं आपकी जानकारी बताऊं कि एक पेड़ को लगाने में मिनिमम 10 मिनट तो लगेंगे ना। आप पेड़ लाओगे, गड्ढा खोदोगे, पेड़ दबाओगे, थोड़ा सा पानी दोगे, और हम ये मान लेते हैं कि जीवन में कभी भी इस पेड़ को दोबारा देखने की क्षमता नहीं है, तब भी 10 मिनट में एक पेड़, 1 घंटे में 6 पेड़, 8 घंटे की शिफ्ट अगर है तो 48 पेड़, यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर इस हिसाब से लगाए, एक दिन में 50 पेड़, और अपने पूरे जीवन काल में 15 लाख से ज्यादा पेड़ लगा ही नहीं सकता। तो ये करोड़ों पेड़ लग कहां से रहे हैं। तो जो भी लोग करोड़ों का दावा कर रहे हैं, आप उस दावे का एनालिसिस जरूर करें। दूसरी बात यह है कि अगर करोड़ों की बातें करें तो जितने पेड़ इस धरती, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो बाकी लोगों के द्वारा किए गए हों, अगर सारे पेड़ों को हम काउंट करेंगे तो पर यूनिट एरिया में दसियों हजार पेड़ आ जाएंगे। और अगर ये धरती वृक्ष विहीन भी होती तो भी जो है यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बची होती। तो ये दावे हम सब वैसे ही कर रहे हैं कि जैसे कुएं में सब लोग पानी डाल रहे हैं। जी जी जी। तो सिर्फ कहने वाली बात से बात नहीं बनेगी, सचमुच में उस महायज्ञ में आहुति जो है वो सचमुच की आहुति देनी पड़ेगी। कुएं में दूध समझ के या दूध कहते हुए पानी डालने से बात नहीं बनेगी। संक्षेप में अगर आप कुछ बात को पूरा करना चाह रहे हो तो एक्चुअली जी मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि हमारे बच्चे पेड़ों के नाम नहीं जानते हैं। ये आपने जो चिंता, ये जो बताई ना आपने बात, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर मैं जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। और आज की पीढ़ी, तो एक जमाना था हम भी गांव वगैरह में जाते थे तो पिताजी जो है वो हमको सब समझा देते थे, ये पेड़, बड़ा अच्छा लगता था कि अरे वाह, इनको ये पेड़ भी पता है, ये पेड़ पता है। आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तो बहुत ही ज्यादा वंचित है इस बात से। इस सबके बीच में पैनल में जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर राजेंद्र जोशी भी जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर जोशी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर पीयूष से भी मुझे अब टिप्पणी लेनी है। तो प्रोफेसर पीयूष मिश्रा, क्योंकि आपने बाकी दो पैनलिस्ट को सुना है, मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले डॉक्टर राजेंद्र जोशी के पास मैं जाना चाहूँगा। डॉक्टर जोशी, अभी कई मुद्दे रखे गए। अब मेरे जहन में सवाल यही आता है कि हम लोग आखिर क्यों पेड़ों की इस समस्या के बारे में चर्चा ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वर्तमान दौर के कौन से प्रयास हैं जो उम्मीद की किरण हमारे लिए हो सकते हैं, या आपको लगता है कि एक आशा हमको दिखाते हो कि नहीं, हम वृक्षों का ध्यान रख पाएंगे? कि जैसे आजकल हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारे जो वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने भी अपने मन की बात में कहा था कि जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे दिल्ली शहर में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फॉरेस्ट का जो कवर है वो बहुत ज़्यादा ही कम होते जा रहा है। अब इससे हमारा अभी लिमिटेड, हमारे पास में जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो लिमिटेड है। अब उसमें हम कैसे अपने पेड़ों को या अपने फॉरेस्ट को हम कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जैसे आता है, इसमें होता है कि मियावाकी कॉन्सेप्ट है, जो जापान में बहुत है, उसमें यूज किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि वो लोग एक लिमिटेड एरिया में डिफरेंट वैरायटी के जो प्लांट है उनको प्लांट करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक सीमित एरिया में ही उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो ग्रो करते हैं, और एक हमारे जो एक फॉरेस्ट का जो अर्बन जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरी बात आज जैसे आजकल आ रही है इंटरनेशनल, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन ट्रेडिंग की आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कैसे हम लोग इस कार्बन क्रेडिट को हम लोग इस पेड़ों के बदले हम कैसे उसको हम लोग जैसे पैसे भी कमा सकते हैं। क्योंकि जैसे आजकल हमारे जो पर्यावरण में जो है CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा जो बढ़ते ही जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक हमारे पास एक मात्र संसाधन है, वो है पेड़।
क्योंकि एक जैसे उसमें इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि जैसे उसमें जो कार्बन का CO2 का एक डॉलर में रेट फिक्स है कि इतना अगर हमारे इसमें है तो हमारा, अब वो कितना हमारा पेड़, कौन सा पेड़ किस अमाउंट में उस CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा जैसे कार्बन क्रेडिट का भी एक इंटरनेशनली आप जी, मैं इस पर थोड़ा और डिटेल में आप सभी मेहमानों से बात करना चाहूंगा और अगले ब्रेक पर जाऊं से पहले प्रोफेसर पीयूष को अवश्य ले लेता हूं क्योंकि वो शुरुआत से बैठे हुए हैं, उनका कोई कमेंट नहीं ले पाया हूं मैं। प्रोफेसर पीयूष, सिंगापुर जो है मुझे एक बहुत बड़े मॉडल के तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि निजी तौर पर जब भी मैं वहां गया तो मैंने देखा कि पेड़ एक ऐसा द्वीप जहां पर ना पानी की संभावना ना किसी चीज, उन्होंने पेड़ों को जैसे पोषित किया। और जिस ह्यूमिडिटी की बात की जा रही थी अभी शुरुआत में, जिसका जिक्र भी किया गया, वो ह्यूमिड वातावरण वहां पर इस हरियाली को पनपाने में बड़ा सफल रहा। हमसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें, ज्यादा घनत्व का आपको आबादी मिलेगी, लेकिन पेड़ों को भी उतनी ही जगह दी गई है। शहरों में भी पेड़ों को उतनी ही जगह मिल सकती है। उसका मेन कारण है कि वेल प्लान, अपने आप कोई प्लानिंग नहीं है, बस वहां पे एक रेगुलेशन है जिसके तहत जो बिल्डिंग बनेगी उसके साथ क्या क्या और इम्यूनिटी होनी चाहिए वहाँ पब्लिक के सुविधा के लिए, उनके स्वच्छ पर्यावरण के लिए, ये सब चीज पहले से ही निर्धारित होती है। यहाँ पे तो गया आदमी नगर निगम या दूसरे जो बॉडीज है वहां से अपना बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। ये कोई प्रोविजन नहीं है कि आपके घर के सामने, आपके गली में पार्क होने चाहिए, सड़क पे पेड़ होने चाहिए, किनारे होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल यही है कि वहाँ पे वेल प्लान्ड है, हर चीज पहले से ही लिखित है कि आपको ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आपने जमीन खरीदा, आप चाहे जैसे बनवाओ, प्लांट लगाओ चाहे न लगाओ, कोई ऐसी बाध्यताएं नहीं। वहाँ पे रेगुलेशन है जिसके कारण इसकी आवश्यकता है हमारे यहाँ, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे यहाँ, निश्चित होना चाहिए। ये सब प्रोविजन होने चाहिए, बिना इसके विधान के हम सब इंडियन नहीं सोचने वाले। जी, आपने प्रोफेसर मिश्रा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है जिसको मैं चर्चा में आगे ले जाना चाहता हूं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करते हैं, हम बजट की अभी बात कर रहे हैं, मैं पिछले 10 दिनों से बजट 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 इस पर बात करता रहा। हमारे यहां पेड़ों को लेकर क्या इस तरह की कोई पॉलिसी, कोई बजटिंग, कोई कानून, कोई इस तरह से चीजें होनी चाहिए? आशीष जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। कार्बन क्रेडिट तो सर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि एक बुक आती है शंकर IAS एकेडमी की, लगभग सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स उसी को पढ़ते हैं। उसमें रियो डी जेनेरो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लेशन, मैंग्रोव, इन सब के बारे में चर्चा है, कार्बन क्रेडिट वगैरह ये सब है। लेकिन सर समस्या के बारे में चर्चा है, उसमें समाधान पे चर्चा नहीं है। समाधान पेड़ ही है। दूसरी चीज ये है कि जो मियावाकी है सर, उस टेक्निक में कोई भी पेड़ कम से कम 10 वर्ष तक अपनी स्वरूप को नहीं ले पाता है। पेड़ अपना जो नेचुरल उसका शेप है वो गेन नहीं कर। तो मैं मियावाकी टेक्निक पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि जंगल प्लांट नहीं होना चाहिए। जंगल मतलब जंगल होना चाहिए जिसमें कोई नियम ना चलता हो, सिर्फ जंगल के नियम चले। तो जो जंगल मैं लगा रहा हूं उसमें लोग मुझसे पूछते हैं कितनी दूरी पे पेड़ लगाएं, तो मेरे साहब नियम के हिसाब से जंगल नहीं चलेगा। आप बस कोशिश करते रहिए। हाँ, पर इसको समझूंगा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है। जंगल अगर जंगल के हिसाब से चलेगा तो फिर जंगल में प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। इंसान के प्रयास की क्या आवश्यकता है, किसी तरह के पेड़ लगाने की भी क्या आवश्यकता है। जंगल तो खुद ब खुद घना होता जाता है। वो पंचमहाभूतों की जो प्रोफेसर सिन्हा के साथ में शुरुआत में बात कर रहा था, वो खेती भी इसी तरह की है कि उसमें कुछ नहीं है, पंचमहाभूतों पर ही आधारित खेती को करना है और प्रकृति अपना काम करती। हाँ, हम जो बिगाड़ कर रहे हैं, जिस वजह से हम खत्म कर रहे हैं इन चीजों को, उस पर रोक लगाने की ज्यादा आवश्यकता है। और अगर रोक मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिस्पेंसेबल है, तो उसको कंपनसेट कैसे किया जाए, इस पर विचार करने की ज्यादा आवश्यकता है। प्रोफेसर सिन्हा, अब चर्चा को थोड़ा विस्तार में ले जाते हैं। जंगल खत्म करके हमने बस्तियां बसा ली, लेकिन अब बस्तियों के बीच जंगल बसाने की एक जरूरत सी महसूस हो रही। जंगल ना भी हो तो पर्याप्त पेड़ हो, यह बैलेंस कैसे बनेगा? देखिए, ये बड़ा कठिन नहीं है। लोगों में अवेयरनेस हो और प्लस जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके नियम बहुत सख्त हो। पूरे घर में कम से कम कुछ पौधे, और अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई रह रहा है तो एक छोटा पेड़ आंवले का वो लगा सकता है, जिसको नियमित रूप से कटिंग कर सकते हैं।
दूसरी चीज सरकार को ये देखनी चाहिए कि बाग और बगीचे गए तो गए कहाँ। हर अर्बन एरिया में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टेरिटरी है उसमें बागीचे होते हैं, ये कहाँ चले गए। गांव में आप देखिए कि मेढ़ों पे अब पेड़ नजर नहीं आते और वो पेड़ लगाने ही नहीं देते, तो ये कहाँ चले गए। इस पर ठोस इंक्वायरी की बड़ी आवश्यकता है। और अगर ये चीज हमने नहीं देखी तो अब हम कितनी सबमिट करते रहें, कितनी सबमिट्स में भाग लेते रहें, बच्चों को कितना हम अवेयर करते रहें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बागीचे ढूंढे और इधर गोचर भूमि गांव में ढूंढे और वहां पर पेड़ लगाए तो एक बैलेंस क्रिएट होगा। जी। और लोग अवेयर हो तो अपने घर में, अगर बड़ा घर है उनका 250 गज से या उससे थोड़ा सा बड़ा, तो छोटे छोटे ऐसे वो पौधे लगा सकते हैं, उनकी वो कटिंग करते रहे। लेकिन एनवायरनमेंट प्यूरिफिकेशन में बहुत नहीं तो थोड़ा सा रोल तो वो निभा ही सकते हैं पौधे। अब आप तो देख चुके हैं दिल्ली एनसीआर के, आप भी निवासी एक तरीके से रहे हैं, तो आपको तो पता है यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कहाँ प्लॉट और कहाँ पेड़। और हमने देखा कि किस तेज़ी से रियल स्टेट का विकास हुआ है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, लेकिन वो बिल्डिंग्स किस तरीके से खा गई पूरी की पूरी ज़मीन को, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, और संसाधनों को। जी, इसमें मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कहूंगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये क्यों नहीं देखा कि जो सरफेस एरिया उनको दिया गया, यानी बिल्डर्स को दिया गया है, उस सरफेस एरिया में पेड़ों की जगह उन्होंने कहाँ रखी है, मिट्टी की कटिंग को बचाने की जगह कहाँ रखी है, जल का स्टोरेज उन्होंने कहाँ रखा है। बस एक नक्शा पास हुआ और खटाखट बिल्डिंग वहां खड़ी हो गई, 6 फ्लोर 10 फ्लोर 20 फ्लोर तक की मिट्टी बिल्डिंग वहां पे खड़ी कर दी, और उसमें कुल जमा हो 10-12 पौधे, उसमें भी वो पौधे अधिक है या वो पेड़ अधिक हैं जो खूबसूरत लगते हैं और जिनकी कोई एनवायरमेंटल वैल्यू नहीं है। ये तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट आप जब ये अथॉरिटी कह रहे हैं ना प्रोफेसर सिन्हा, तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा याद आ रही है अपनी। इसी तरह से मैं गया था, और बुरहानपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम के तौर पर जिनको हम जानते हैं, उन्होंने कुंडी धारा एक जगह बनाई। वहां पेड़ जो हैं वो एक ऊंची जगह पर लगे हुए, उनकी जड़ों में एक तो पानी जब बरसता है तो वाटर रेस्टोरेशन की एक बहुत पुरानी टेक्निक है, हालांकि ये कहीं बाहर से ही वो लेकर आए थे, लेकिन उसको बहुत सफलता। आज भी उस शहर का ज्यादातर पानी उसी क्षेत्र से, उसी तकनीक से जा रहा है जिसको विकसित कर दिया गया था। ये पेड़ उतने जरूरी हैं। सिंगापुर जिसके पास अपने वाटर रिसोर्सेस नहीं है, बिल्कुल जीरो हैं, उसने इन्हीं पेड़ों की वजह से और बारिश के पानी को बचा बचा कर खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया, जो कभी मलेशिया से 70% पानी खरीदा करता था। तो ये दुबई भी एक ये एग्जाम्पल भी है हमारे पास में। प्रोफेसर पीयूष मिश्रा, मैं आऊंगा आशीष जी आपके पास, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर पीयूष मिश्रा से मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। प्रोफेसर मिश्रा, ये कहा जाता है कि जंगल जो होते हैं वो फेफड़े होते हैं धरती का, जैसे हमको ब्रीथ करने के लिए फेफड़ों की जरूरत है, ऐसे जंगलों की जरूरत है। इन फेफड़ों की आज स्थिति क्या है? क्योंकि हम देखते हैं डेंस एरिया भी कुछ जगहों पर होगा, जंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन जंगल बनाम बस्ती, या बस्ती में भी हम लोग सोचते सिर्फ बिल्डिंगों तक सीमित है। प्रोफेसर सिन्हा ने जो खेतों वाली बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य ने पहले जंगलों को इसी खेती के पर्पज के लिए कब्जाना शुरू किया था, बाद में फिर वो बस्तियों के स्वरूप में या शहरों के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। आज हालात क्या है? देखिए, जहां तक आप कर रहे फेफड़े की बात है, तो सचमुच जो फेफड़ा है वो तो ओशियंस हैं, जहां से कि हमारे 90% ऑक्सीजन आते हैं। लेकिन वो जो 10% है वो वनों और फसलों से आते हैं। खैर, वो 10% में भी अगर 1-2% कम होता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें ये 10% को सेव करना है, और उसके लिए अभी जो चर्चा कर रहे थे, जैसे जो भी लैंड है वन है, सॉरी, पहले जो भी रोडें होती है, आप जीटी रोड पर देख लीजिए, हाईवेज बन रहे हैं, जितने हाईवेज बन रहे हैं सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हाईवे के किनारे आप प्लांटेशन नहीं देखेंगे। मैं कानपुर में रहता हूँ और मेरा नेटिव होम प्रयागराज है। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर जाता हूँ, एक भी वृक्ष नहीं मिलता है। और मैं स्कूल टाइम का बता रहा हूँ कि जब मैं अपने घर से कॉलेज जाता था 15 किलोमीटर, मुझे कभी गर्मी नहीं लगी, मुझे कभी मतलब धूप नहीं लगी। क्यों? क्योंकि पेड़ के दोनों तरफ वृक्ष रहते थे, वो हमें शीतलता प्रदान करते थे और
छाया में हम लोग जाते थे। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती थी गर्मी में, जब विपरीत हवा आती थी तो हम लोग हवा के अंगे साइकिल चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी, और हम लोग कभी न गर्मी लगी न कभी धूप लगा। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन बन गया है, लेकिन एक भी वृक्ष नहीं है। अभी मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, एक पेड़ माँ के नाम। और उसके पहले, ये चुनाव के पहले ही हम लेटर लिखने वाले थे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक मातृ छाया क्षेत्र बने। मातृ छाया का हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हर 25 किलोमीटर शुरू में, अभी तो हर 10 किलोमीटर पॉसिबल नहीं हुई, 50 किलोमीटर पे एक 500,000 स्क्वायर गज या जो वर्ग मीटर है, उस एरिया में एक डेवलप किया जाए मातृ छाया क्षेत्र। उसमें जिसमें पीपल, बरगद, पाकड़, नीम और आम, ये ऐसे वृक्ष वहां डेवलप किए ताकि जो पैसेंजर हैं, चाहे वो कार से जा रहा हो चाहे बाइक से जा रहा है, वो इतनी चिलचिलाती धूप में 200 किलोमीटर कहीं रेस्ट नहीं मिलता है। अगर कहीं होटल भी मिलता है तो गाड़ी बाहर पार्क रहती है, वो भी साला 45-50 डिग्री पे, वो भी तापमान में एकदम हीट हो जाती है। कम से कम गाड़ी, अच्छा एक और उसका मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर वो वृक्ष रहेंगे तो वहां पे जो लोकल मार्केट है, जो लोकल फार्मर्स हैं, आप देखिए कहीं भी आप सड़क किनारे कोई भी आप पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर देखते हैं, वहां पे 10-20 आदमी का रोजगार चलता है। कहीं घूमती है, कहीं ठेले वाला, कहीं पानी वाला है, कहीं लोकल सब्जी है, फल वाला, आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये आप हो सके तो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइएगा। मैं तो लेटर लिख के रखा हूं लेकिन अब भेज नहीं पा रहा हूं। नहीं, भेजिए आप। वैसे ये इस कार्यक्रम का मकसद भी ये है, जनता को भी जागरूक करना जरूरी है। आशीष जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, मेरा सवाल भी, क्योंकि आपने खुद अपनी नर्सरी का जिक्र किया, आप भी बड़ा प्रयास करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आम आदमी इसको लेकर कितना सजग सचेत हो सकता है। शौक तो होता है, नर्सरीज तक जाते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर प्लांट्स हैं, तुलसी को घर में लगाना सौभाग्य की निशानी माना जाता है, मीठी नीम या कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं उसको भी लगा लेता है, कुछ 2-4 फूल भी लगा लेता है, तो यहाँ तक तो सीमित रहता है। लेकिन ओवरऑल कॉलोनीज में जहां पर इंसान रह रहा है, वहां पर पेड़ों को कितनी प्राथमिकता दी जाए, कितना आवश्यक है, और यह आपको लगता है कि जंगल कहीं आसपास डेवलप किए जाएं, कुछ और प्रयास किए जाएं, वो इसका एक तरीका हो सकता है? लेके कही और दूसरे जी लेके कही। तो जो गोचर भूमि वाला मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा मैं मान के चलता हूं, लेकिन वो मुद्दा काफी हद तक विवादों से घिरा हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि लोगों को अपने घरों पे पेड़ लगाना चाहिए, गमले में लगाना चाहिए। तो गमले के पेड़ को लेकर मैं कहूंगा कि वो आपका प्रकृति के प्रति प्रेम तो है, लेकिन वो प्रकृति के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि उसका ओवरऑल कार्बन क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। आपको उसमें इतना पानी देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वो सोलर रेडिएशन ऑब्जॉर्प्शन, देखिए नेचर में जो सोलर से जो हमको हीट आ रही है, वो दो ही चीजें इस्तेमाल कर सकती है, या तो सोलर पैनल्स और या फिर पेड़, लिविंग थिंग्स। बाकी चीजें जो हीट एब्जॉर्ब करेंगी दिन में करेंगी, शाम को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। तो पेड़ और सोलर पैनल, दो के अलावा तीसरी चीज उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो सर, पेड़ों की पहचान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बच्चों के लेवल की अगर बात करें, और अगर बड़ों के स्तर पे हम बात करें तो जंगल लगाने के लिए आपके पास अपना सेटअप होना जरूरी है। आपकी अपनी नर्सरीज होनी चाहिए, आपके पास अपना, जैसे मैंने अपना काम चालू किया तो मेरे पास 4-5 जगह पे अपनी नर्सरीज हैं। चूंकि मैं अपनी सैलरी से ही काम करता हूं तो मुझे बहुत एक नर्सरी में 8,000-10,000 पेड़ के आसपास रहता है, बहुत बड़ा काम नहीं रहता। 8-10,000 पेड़ मैं अपने पास स्टॉक में रखता हूँ, पीपल बरगद। तो दूसरी बात यह है कि पेड़ को मैं थोड़ा बड़ा करके लगाता हूँ, जैसे 8 फीट 10 फीट की हाइट तक हो जाता है, उसके बाद ही लगाता हूँ। तो जब लोग इन चीजों को समझने लगेंगे, वही बात है कि जब तक विचार नहीं आएगा तब तक वो वस्तु बनकर सामने भी नहीं आएगा। तो किन जगहों पर आप ये पेड़ लगा रहे हैं? आप जगह कैसे चिन्हित करते हैं, या किसी एक ही जगह पर आप लगा रहे हैं? कैसे लगा रहे हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपने कोई भी ऐसे मुकदमे देखे हों कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से किसी जमीन पे पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाने के लिए कभी कोई मुकदमा नहीं दायर होता है। मुझे लगता है कि अगर आप आपने जुटाए तो बिना लाइसेंस के असला वाले जो मुकदमे हैं वो इन कंपैरिजन टू बिना अनुमति के जो पेड़ लगाने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो मैं पेड़ लगा रहा हूं, जिसकी भी जमीन, जिस डिपार्टमेंट की भी जमीन पे लगा रहा हूं, वो उस डिपार्टमेंट में कोई ना कोई शख्स ही तो काम कर रहा होगा ना, उसका भी तो अपना बच्चा होगा। मैं अपने लिए तो काम थोड़े ना कर रहा हूं। तो सर, उनको कन्विंस करने के लिए मुझको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। दूसरे, मैं किसी भी जमीन कोई क्लेम नहीं करता हूं, ना ही मैं अपने काम क्लेम करता हूं। तो
ये तो पेड़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हाईवे के किनारे गए, आपने 4 पेड़ लगाए, तो कौन आपसे पूछने जा रहा है? इच्छा शक्ति की जरूरत है और कितना ध्यान रखने। डॉक्टर राजन जोशी, मैं आपको भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं इस चर्चा को, मैं जरूर आपको शामिल करना चाहूंगा। दिल्ली जैसी जगह को आप देख रहे हैं, दिल्ली महानगरों जैसी जो स्थितियां बनती हैं, वहां पर ये कितना फिजिबल है जो आशीष जी कह रहे हैं कि आप कहीं पर जाकर पेड़ लगाएं। फिर उसका ध्यान भी रखना जरूरी है कि एक हद तक जब वो पेड़ जब तक थोड़ा ठीक ठाक नहीं हो जाता तब तक उसका ध्यान भी रखना पड़ता है आपको। जी, तो है वो कह रहा है क्योंकि जो हम लोग पेड़ प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें जो बढ़ावा हमारा होना चाहिए वो यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है। क्योंकि आजकल जैसे ये हम लोग जैसे ये सेमी एरिड रीजन में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे इन्वेजन एक सबसे बड़ा एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है कि अब जो हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं वो प्लांटेशन कौन सा ट्री का हम कौन सा सेलेक्ट करें। क्योंकि जो मुझे ये लगता है क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन है, तो जैसे एक आजकल एक जो बहुत ही बिलायती कीकर करके एक जगह जो प्रोसोपिस हम लोग बोलते हैं, वो बहुत है दिल्ली में 80%, 70 to 80% उसकी पॉपुलेशन है दिल्ली में। और वो स्पीसीज आपकी मैक्सिको से यहाँ पे हमारे इंडिया में हमारे इस लैंड में आ रही है, और यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उनको उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। तो ट्री सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें जो जैसे आता है कि हम लोग जैसे फॉरेस्ट का एक डेफिनेशन है कि फॉरेस्ट का एक लैंड कवर होता है। अब जो हम लोग ट्री प्लांटेशन करेंगे तो वो हमारे होगी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट से बाहर के हमारे पेड़। तो हमारे ऐसे सिलेक्शन होना चाहिए जो चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़, जिसमें कि सरफेस एरिया जो ज्यादा है, जो ज्यादा आपके जो प्रदूषण है उसको यहाँ से वो कर ले। आशीष जी इसमें कुछ डिफर कर रहे हैं, आशीष जी कुछ डिफर कर रहे हैं जी इसमें। जी। बड़ी पत्ती वाले पेड़ को लेके मैं बात करूंगा कि आप जितना भी जंगल है उसको अगर आप गौर करें तो वहां सागौन सबसे बड़ी तादाद में है। सागौन और शीशम के बारे में मैं ये डिमांड करता हूं कि इनको फसल में ले आना चाहिए। वो मुद्दा अलग है कि मैं क्यों लाना चाहता हूं। मेरा कहना है ये है कि जब चौड़ी पत्ती वाला पेड़ होता है तो जो वो दूसरे पेड़ों को दबा देता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि उन जंगल में चौड़ी पत्ती के ही पेड़ रह जाते हैं। और जब इसको हम मोनोकल्चर की फॉर्म में लाते हैं, मोनोकल्चर मतलब जहां एक ही तरीके का पेड़ हो, चौड़ी पत्ती का पेड़ दूसरी स्पीसीज को बढ़ने नहीं देता, वहां मोनोकल्चर। जैसे पहाड़ों में चीड़ ही चीड़ देखने को मिलता है, इस टाइप का कुछ मामला। जो हमारा प्लांटेशन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जैसे रोड के किनारे बात कर रहा हूँ कि वहां पे पीलीभीत के जंगल करें, आप दुबा की बात करें, जिम कार्बेट की बात करें, तो आपको सागौन सबसे बड़ी तादाद में मिलता है। और इस सागौन शीशम की कटाई जो हो रही है, इसी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सागौन और शीशम ये दो स्पीसीज जो हैं वो फसल में ला दी जाए, क्योंकि जब मुझे अच्छा ये लग रहा है, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि ये बेशक हमारा एक छोटा सा पैनल है, हम लोग 5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं इस पर, लेकिन चलो ये 4-5 लोग कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, सोच के मुझे खुशी हो रही है। और ये खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि सामान्य लोग, अब मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, कोई ये लग रहा हो ना कि कोई और आपके लिए पेड़ लगा रहा है, ये तो होता रहेगा, आप अपनी धुन में लगे हुए हैं, आप अपनी जिंदगी में जिए चले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई और आपके लिए जंगल पनपा रहा है, तो कर रहे हैं ऐसा प्रयास लोग, लेकिन जब तक आप शामिल नहीं होंगे आपका भला नहीं होगा, इस धरती का भला नहीं होगा। प्रोफेसर सिन्हा, हम सब चिंता कर रहे हैं, हम सबको लगता है कि कोई ना कोई तो जंगल लगा ही रहा होगा। हमारे घर में फर्नीचर आ रहा है, हमारे घर की चिंताएं हैं, बच्चों की एजुकेशन की चिंता है, प्रकृति की चिंता में हमारा क्या योगदान हो, सामान्य लोग, आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम धर्म को एक हिस्सा बना सकते हैं, और चूंकि उससे लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं पूरी दुनिया में, तो धर्म को एक हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा, हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि तुम जितनी लकड़ी अपने काम के लिए लेते हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि कम से कम एक पेड़ तो आप जरूर लगा दें। और तीसरा, हम बच्चों को यदि स्कूल्स कॉलेजेस में अवेयर करें और उनको क्रेडिट कोड्स के माध्यम से उनको मार्क्स दें कि उन्होंने कहाँ पेड़ लगाया और उसके बाकायदा फोटो खींच के उनको दिखाना होगा, तो इस स्थिति में थोड़ा कंट्रोल जरूर हो सकता है। लेकिन हमें मैसिव लेवल पर काम करना होगा, अन्यथा स्थिति ऑलरेडी आपातकाल में जा चुकी। आशीष जी ने एक बहुत ही मजेदार पॉइंट दिया था कि इस पर कोई केस नहीं करने वाला कहीं भी, पर इतना आसान भी नहीं होता है कि कोई अगर मान लीजिए कॉलोनीज में कहीं जाकर पेड़ लगाना चाहे तो उसके लिए उसको बड़ा सोचना विचारना पड़ेगा। क्या जो कॉलोनी के अलावा आप अरावली रेंज में निकल जाइए, अरावली में बहुत है, दिल्ली के अंदर
बहुत स्पेस है वहां पे। हाँ, आप यही मैं जानना चाह रहा हूं कि आप पेड़ बेशक अपने घर के पास नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप पर्यावरण में अगर पेड़ों का योगदान दे रहे हैं तो वो पर्याप्त, मतलब वो आपका काम कर रहा है। हाईवे के किनारे लगाइए, बहुत जगह। अगर आप लगने पे ही आएंगे तो बहुत सारे तरीके हैं सर। सर देखिए, एक दौर था जब भगत सिंह आए थे, अब भगत सिंह की दौर नहीं है ना। अब इस समय जो है हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, समाज को बदलने की। अब मैं 1947 से पहले नहीं पैदा हुआ ना, नहीं तो मैं भी लड़ता जाके शायद। अब मेरे पास बंदूक नहीं उठा सकता, मैं तमंचा नहीं उठा सकता। नहीं, ठीक है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है अभी। अभी आवश्यकता पेड़ लगाने की ज्यादा है इन सारी चीजों से, उन चुनौतियों से तो हमें इन लोगों ने उबार दिया। जी प्रोफेसर पीयूष मिश्रा, आपका सुझाव, आम लोग कैसे इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं? जी, जैसे कि अभी डॉक्टर जोशी जी ने कहा है कि गमले में लगाना चाहिए, और उसमें होता है कि एक आशीष जी ने बोला कि उससे तो और पर्यावरण पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये कहना है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है। दूसरी चीज, एक जो सार्वजनिक स्थल है, पहले सरकार को भी आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मैं लूंगा आशीष जी, आपका पॉइंट लूंगा इस पे। एक सुन लेते हैं पहले एक बार, फिर आपका कोई अगर इसमें विरोध होगा तो ले लेंगे। जी बोलिए। जो सार्वजनिक प्लेस है उस पे सरकार को चाहिए कि एक आदर्श प्रस्तुत करे, जनता करे। जो जागरूक नागरिक हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो जागरूक नहीं, तो सरकार को चाहिए कि कुछ इंसेंटिव दे करके, कुछ प्रमोट करके उनको उस चीज पे मतलब प्रमोट करना चाहिए। जी। कम्युनिटी के प्रयास भी हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रयास भी हो सकते हैं। और आशीष जी जैसे नर्सरी चला रहे हैं, इस तरीके से पेड़ों को प्रोवाइड करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। आशीष जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जब मिश्रा जी कह रहे थे। आशीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मिश्रा जी बात बोल रहे थे गमले को लेकर, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या जा सकता है। और सर, नर्सरी के बारे में ये कहूंगा कि वो कोई कमर्शियल नर्सरी नहीं है। वहां कोई ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं मिलता, कोई सजावटी पेड़ नहीं। वहां पीपल, बरगद, पाकड़, मतलब छायादार वृक्ष ही मैंने डेवलप किए हैं, और उसे कोई भी ले जा सकता है। आपका साधुवाद, एक बड़ा अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। हाँ प्रोफेसर मिश्रा बोलिए। बस एक चीज और करना चाहिए, हम भूल गए थे। कीटोन स्पीसीज होती है, जो नेटिव जो ट्रीज होते हैं उसको कहते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज जैसे पाकड़ है, बरगद है, पीपल है, तो इसको कीटोन स्पीसीज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ पूरा जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य फूड वेब, फूड चेन, बहुत सारे जो आश्रित रहते हैं। जी प्रोफेसर सिन्हा जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, और मेरे ख्याल से तीनों एनवायरमेंटल साइंटिस्ट इस बात से एग्री जरूर करेंगे। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव काम हो रहा है, जबरदस्त तरीके से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि जो लोग सड़कें चौड़ी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नानी का पेड़ ही काट रहे होंगे। तो क्या उन लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सड़क के किनारे जैसे बागीचा था या जैसे भी पेड़ थे उनको दोबारा डेवलप करें? और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सरकार द्वारा प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि इतने बीज आपने लिए कि नहीं लिए, इतने पेड़ आपने लगाए कि नहीं लगाए। और ये आपने जो बात कही ना, इस पर चर्चा भी हुई, ये उठा भी है मुद्दा सरकार, लेकिन इसको कानूनी तौर पर मजबूती से इंप्लीमेंट कराना भी आवश्यक है। ये आपका सुझाव महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जोशी, आप आम लोगों से क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं बोलूंगा कि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि एक पेड़ जैसे उससे इमोशनली हम लोग अटैच होना चाहिए। जब तक हम लोग इमोशनली उससे अटैच नहीं होंगे तब तक ये खाली पेड़ लगा के चले आए, ऐसे तो नहीं होगा। उसके हमें पूरी, जैसे एक केयर करते हैं हम लोग अपने बच्चे की, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हमें उसकी केयर करनी है। प्लांट, और हर एक इंडिविजुअल को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, जब तक हमारा पर्सनल कंसर्न उससे इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये हमारी ये मुहिम ये चलने वाली। दिल्ली में अभी 12% हमारा फॉरेस्ट कवर है, होना चाहिए 33%। तो ये सोचने वाली बात है, और उसमें भी से भी एक इंडिविजुअल सबसे बड़ा एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें सोचना आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हमें अवेयर करना पड़ेगा। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक मास मुहिम चलाने की। और मुझे भी एक टीवी जर्नलिस्ट के तौर पर आज ये एहसास हुआ कि इस तरह के कार्यक्रमों की भी और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस कार्यक्रम को जो भी सुनेगा वो इन चीजों के विषय में अवश्य सोचना शुरू करेगा। उसे समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या, और एक सही दिशा भी, एक मार्गदर्शन भी जरूरी। कई लोग स्वेच्छा से अपने पैशन की वजह से भी इस दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, ये
कर्तव्य की तरह भी दिखाई देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर पवन सिन्हा आपका धन्यवाद, प्रोफेसर पीयूष मिश्रा आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर जोशी आपका धन्यवाद, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपना अच्छा प्रयास जारी रखिए। और ठीक है, बाढ़ आई लेकिन नर्सरी को फिर से खड़ा कीजिए, कुदरत आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।